हाँ भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। आयुष शर्मा, मनोज, नरेंद्र कौशिक, रजनीश, हंसराज, अनिल, गौरव फौजदार, सभी को नमस्कार, सुप्रभात। अंशु ठाकुर, उमाकांत, विकास, रामविलास गुजर और गोकुल। ठीक है भाई, तो करते हैं शुरुआत आज की क्लास की। हाँ, बताए कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है जब, हाँ निशा गुड मॉर्निंग, जब क्लोरोफॉर्म को, हाँ गिरिराज सैनी, जब क्लोरोफॉर्म को हवा और प्रकाश, इसरो की स्थापना बिल्कुल 1962 है। क्लियर है? वो दूसरे नाम से था, या आपको बताया था नहीं था, IS। अगर आपसे नाम पूछा जाए तो नाम 1969 में दिया गया था, इसरो, ISRO। बनवारी लाल शर्मा बिल्कुल ठीक है, फास्जीन बनती है। तो फास्जीन हानिकारक होती है, जहरीली होती है? बिल्कुल फास्जीन गैस बनती है, विषैली गैस होती है फास्जीन। फास्जीन काफी विषैली गैस होती है। ठीक है भाई सभी का, कि सूर्य के प्रकाश और हवा में जब क्लोरोफॉर्म को रखते हैं या खुला छोड़ देते हैं या क्रिया कर लेती है तो फास्जीन बनती है। वसा को अगर हम इसी तरह से हवा और प्रकाश में खुला रखें, फैट को, तो बताइए उस क्रिया को क्या कहते हैं? वसा को हवा और प्रकाश, बिल्कुल आयुष शर्मा का आंसर ठीक है। रेंसिडिटी, अजय राजपूत बिल्कुल ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी बोलते हैं, जिसमें दुर्गंध आने लगती है। तेलों को, वसा को लंबे समय तक अगर हम हवा और प्रकाश में खुला छोड़ देते हैं तो उनमें से दुर्गंध आने लगती है। अगला प्रश्न रहेगा आपसे, बताइए पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक कौन है? ऑप्शन दे रहा हूं, कवक, शैवाल, हरे पौधे, B&C। कवक, शैवाल, हरे पौधे, B&C। उत्पादक कौन है भाई? बिल्कुल ठीक है, समझ गए। कवक, शैवाल, हरे पौधे और B&C। बिल्कुल बच्चों ने हवा में ही क्वेश्चन सुन करके हवा में ही आंसर अच्छा दे दिया। अगला प्रश्न यही है, ऑप्शन आपके सामने, निम्न में से परपोषी है, परपोषी कौन है इनमें से? परपोषी मतलब वे पौधे या वे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उन्हें परपोषी कहते हैं। तो इनमें परपोषी कौन है? कवक, क्योंकि कवक या फंगस में पर्णहरित नहीं होता, पर्णहरित नहीं होता, तो ये भोजन के लिए, ये फूड के लिए। अगला एक जनरल साइंस के हिसाब से आपके क्वेश्चन बन सकता है, लाइकिन। चूंकि आपके इकोलॉजी है तो कुछ हटकर के क्वेश्चन देना चाहे तो लाइकेन का दे सकता है। शैवाल और कवक का साहचर्य होता है, मतलब शैवाल और कवक एक साथ रहते हैं तो लाइकेन बनाते हैं। और लाइकेन किसी भी जगह उगने वाली प्रथम वनस्पति या प्रथम जीव होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हाँ, जंगल में आग लग गई
है। तो कड़ी नहीं है भैया, ये इनका साहचर्य है, सिम्बायोसिस बोलते हैं इसको। सिम्बायोसिस का मतलब साथ रहना, साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाना। जैसे हम एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं, आप मुझे लाभ दे रहे हो हैं अभी दुआओं के रूप में, और मैं आपको लाभ दे रहा हूं। तो ये साहचर्य होता है। इस दुनिया में बिना स्वार्थ के बहुत कम होते हैं जो जिनका इतना लगाव होता है। तो देखिए, कवक तो शैवाल को क्या प्रदान करता है? नमी और आश्रय। ठीक है। और शैवाल जो है फोटोसिंथेसिस करता है, शैवाल यानी एल्गे फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाश संश्लेषण करके उस कवक को भोजन प्रदान करता है। तो इसे लाइकेन बोलते हैं। जहां भी आग लगेगी, बिल्कुल बंजर भूमि होगी, या इनको हम पायोनियर कहते हैं। यानी आपने अनुक्रमण पढ़ा होगा इकोलॉजी में, चलो ठीक है मैं बता देता हूं। किसी भी जगह वनस्पति नहीं है, वनस्पति विहीन क्षेत्र है, वहां पर नई वनस्पति उगती है, तो नई वनस्पति में सबसे पहले उगने वाली जो वनस्पति होती है या जीव होते हैं वो लाइकेन होते हैं। तो इसको हम पायोनियर बोलते हैं, पायोनियर, पायोनियर। और पायोनियर का मतलब है कि जो क्या जमाता है, अपना आधिपत्य जमाता है या स्थायित्व बनाता है अपनी प्रजाति का, उसको पायोनियर कहते हैं। ठीक है। तो सक्सेशन या अनुक्रमण में सबसे पहले किसका नंबर आता है? लाइकेन का। तो ये जो पहाड़ होते हैं, जिनको जैसे अरावली की श्रृंखलाएं, कई जगह से पत्थरों को निकाल लिया, वहां से खोद लिया, खनन कर लिया, तो खनन के बाद 10, 20, 30 साल में उस खनन वाली जगह पर भी वनस्पति उगने लगेगी। तो उसमें सबसे पहले लाइकेन आएंगे, और लाइकेन के बाद धीरे धीरे अन्य जो वनस्पति है वो उगेगी। क्लियर है? इसके बाद अगला प्रश्न है, कवक ठीक है होते हैं। प्रश्न ऐसे है, कवक होते हैं। ए ऑप्शन में आ गया परजीवी, बी ऑप्शन परपोषी, सी ऑप्शन मृतोपजीवी, और डी ऑप्शन सभी। बताइए, बताइए भाई, फंगस क्या होते हैं? बिल्कुल ठीक है। गुड। देखिए, फंगस होते हैं, ये पैरासाइट भी होते हैं। आपको पता है कवक परजीवी कौन सा है? जैसे दाद वाला है, ट्राइकोफाइटोन है, माइक्रोस्पर्मम है, ये सब परजीवी कवक होते हैं। ठीक है, जो रिंगवर्म पैदा करता है, दाद पैदा करता है। परपोषी होते ही है, क्योंकि दूसरों के ऊपर रहते हैं ये निर्भर अपने भोजन के लिए, इसलिए परपोषी होते ही है, क्योंकि खुद में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। इसके बाद मृतोपजीवी या जिसको हम सेप्रोफाइट्स बोलते हैं, बिल्कुल जैसे मृत चीजों के ऊपर चमड़ा है। अब लेदर के जूते हैं, आपने बरसात में रख दिए, कुछ दिनों तक बिल्कुल मत संभालो, महीने 15 दिन में भीगते रहेंगे तो उसमें फंगस हो जाएगा। इसी तरह से कोई भी खाने योग्य या कार्बनिक चीज होगी, उसको आप नमी में रख दो, वहां पर फंगस पनप जाता है। जैसे रोटी है, रोटी भी डेड है, उस पर भी क्या है, फंगस पनप जाता है, या फिर गोबर है। तो इसको बोलते हैं हम सेप्रोफाइसिस, यानी मृतोपजीविता। और मृतोपजीविता में कवक सबसे आगे रहते हैं। अगला प्रश्न रहेगा, कवक का संचित भोजन क्या है? संचित भोजन क्या है भाई? फंगस का स्टोरेज फूड आपसे पूछ लिया है शायद मैंने, याद है मुझे जहां तक। बिल्कुल ग्लाइकोजन है। हाँ, ग्लाइकोजन है। और कवकनाशी के रूप में आप क्या इस्तेमाल करोगे? कवकनाशी के रूप में या शैवालनाशी के रूप में किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है जो वेटनरी में काफी इंपोर्टेंट है? CuSO4। मनोज चौधरी, आपका गलत है, कॉपर सल्फेट होता है भाई।
और किस मिश्रण के नाम से आता है ये? बोर्डेक्स मिश्रण से, बोर्डेक्स मिश्रण के नाम से ये आता है। नीला थोथा, ठीक है, कॉपर की पूर्ति करता है ये। बोर्डेक्स मिश्रण। और इसकी पॉइजनिंग हो जाती है तो जानवर किस रंग का गोबर करता है? कॉपर सल्फेट की पॉइजनिंग में या बोर्डेक्स की पॉइजनिंग में जानवर के गोबर का रंग बताओ। बिल्कुल हरे रंग का गोबर करता है। और जो आपके कॉपर वायर होते हैं, तांबे के तार होते हैं, अगर वो नमी में रह जाते हैं, उनमें कहीं पानी चला जाता है, पानी का रिसाव, खासकर जो वायर मोटर से संबंधित होते हैं, पानी वाली सबमर्सिबल मोटर, तो वहां पर कॉपर के पास देखना आप, हरी हरे से हरा हरा सा कलर जमा हो जाता है, क्योंकि वहां पर नमी पहुंच रही है और हवा पहुंच रही है, इसलिए कॉपर का ऑक्सीडेशन होकर के और वहां पर क्या जमा हो जाता है? हरी परत जमा हो जाती है। बाकी जो आपने तांबे के बर्तन देखे होंगे, तांबे के बर्तन में जनरली अंदर की साइड में पानी भरने से हरा हरा सा एक पदार्थ जमा हो जाता है, क्योंकि वो कॉपर के ऑक्साइड्स होते हैं। कॉपर इंटैक्ट खुद, हाँ गोंगा मारने, अब याद आ गया आपको, अब याद आ गए। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा आपसे, सबसे पहले ब्लड प्रेशर किसने नापा था और किस जानवर में मापा गया था? सबसे पहले ब्लड प्रेशर किसने और किसमें मापा था? बिल्कुल, हाँ घोड़े में मापा गया था, ठीक है, स्टीफन हेल्स ने नापा था। गुड, सभी का आंसर सही है। सबसे पहले एआई किस में और किसने की थी? सर्वप्रथम, पूरे विश्व में सर्वप्रथम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किसने और किसमें किया था? सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान लेजरो स्प्लेंजोनी ने, लेजरो स्प्लेंजोनी ने कुतिया में की थी। लेजेरो स्पेलेंजोनी ने बीच में कुतिया में की थी, और ई आई इवन होफ ने घोड़ी और गाय में। और भारत में बताइए सबसे पहले एआई का श्रेय किन डॉक्टर साहब को दिया जाता है? बिल्कुल, संपत कुमार, पैलेस डेयरी फार्म मैसूर में पहली एआई की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे रहेगा, किस गाय का दुग्धकाल विदेशी गायों में सबसे ज्यादा होता है? एक्जोटिक कैटल में किसका दुग्धकाल सबसे लंबा होता है? बिल्कुल, जर्सी। ठीक है, और बताइए, राजस्थान में नस्ल सुधार के लिए सबसे ज्यादा कृत्रिम गर्भाधान किस, बनवारी लाल, पवन, सभी के आंसर दिख रहे हैं भाई, सभी के सही आ रहे हैं, टेंशन मत करो आप। हाँ, गिर, गिर के सीमन को सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जा रहा है, गिर के सीमन को सबसे ज्यादा लिया जा रहा है। अगला प्रश्न बताएंगे, देसी गायों में सबसे लंबा दुग्धकाल किसका होता है? देसी गायों में सबसे ज्यादा लंबा दुग्धकाल किसका होता है? बिल्कुल ठीक है, जगमाल वर्षा। हाँ भाई, गुणसूत्र की संरचना में बताइए, वो सिरे वाला स्थान क्या कहलाता है जो एजिंग से संबंधित है? एजिंग या आयुवन, यानी जिन उम्र बढ़ने के साथ साथ ये हिस्सा छोटा होता जाता है, इसको क्या बोलते हैं? टीलोमियर कहते हैं।
टीलोमियर कहते हैं इसको, और ये एज बढ़ने के साथ साथ अपना साइज घटाता रहता है। और देखिए ओल्ड एज जो होती है वो सारी कोशिकाओं में एक साथ आती है, ऐसा नहीं है कि एक कोशिका जवान है दूसरी कोशिका बूढ़ी है, इसलिए बॉडी की पूरी कोशिकाएं प्रभावित होती है। अगला प्रश्न आपसे रहेगा, डीएनए की खोज किसने की थी? इसलिए कि पुराना रिपीट किया है कि देखिए अभी भी नरेंद्र कौशिक तो वाटसन क्रिक ही बता रहा है, अजय राजपूत भी वही वाटसन क्रिक पे ही है। जब तो फ्रेडरिक मिशर ने की थी, है ना? ये हाँ, ये आप ऐसे क्वेश्चन गलत मत करना, भूल नहीं गए तो थोड़ा सा अपने आप को सुधारो भाई। अगला प्रश्न रहेगा आपसे, एक समस्या होती है हाइपर ट्राइकोसिस, समस्या कह दो या फिर एक लक्षण कह दो हाइपर ट्राइकोसिस, वो किस गुणसूत्र के कारण होती है? हाइपर ट्राइकोसिस किस गुणसूत्र के कारण होती है? वाई गुणसूत्र। मैंने बीमारी थोड़ी पूछी है, वाई क्रोमोसोम के कारण। तो देखिए ये वाई गुणसूत्र वाले लक्षण है, ये दादाजी से है, दादा से पिता और पिता से ऐसे आते हैं बेटे में, यानी कि एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, नर संतति में ही ये जाते हैं क्योंकि नर में ही वाई क्रोमोसोम होता है, इस वजह से नर से नर से नर में। हाँ, कर्ण पल्लव पर बालों को होलेंड्रिक वंशागति कहलाती है, गुड। और ये बेटे से पोते में जाते हैं ये गुणसूत्र, ठीक है भाई। आगे बताएं, लिंग निर्धारण की एक्स 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 वाई विधि की खोज किसने की थी? एक्स 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 वाई विधि की खोज किसने की थी? लिंग निर्धारण, क्योंकि आपके लिंग निर्धारण जेनेटिक्स में भी है, ध्यान रखना भाई। नहीं नहीं नहीं, नहीं। विल्सन और स्टीवेंस ने, स्टीफन एल्स कहाँ आ गया दीपक शर्मा? स्टीफन एल्स तो प्लांट फिजियोलॉजी में आता है ना, जिन्होंने मेंडल, मेंडल कहां से आ गया? हाँ ठीक है भाई, विल्सन और स्टीवेंस ने की थी, विल्सन और स्टीवेंस ने। और ये नेटे स्टीवेंस ने क्या किया था? नेटे स्टीवेंस ने वाई गुणसूत्र की खोज की थी, ठीक है। और एक्स गुणसूत्र की खोज बताइए किसने की थी? एक्स गुणसूत्र की खोज किसने की थी, बताएं भाई। हैकिंग ने की थी, गुड। किसने की थी भाई? हैकिंग ने की थी। इस प्रकार की गुणसूत्री व्यवस्था, ये एक सिंड्रोम है, बताइए ये नर में हुआ या मादा में हुआ, मेल में हुआ या फीमेल में हुआ? अरे इसका नाम क्या है, नाम ही बता दो डायरेक्ट। सुपर फीमेल सिंड्रोम इसको कहते हैं। अभी पवन को कहां से मेल दिख गया? ये इसमें वाई गुणसूत्र है ही नहीं यार, मेल कहां से आ जाएगा? ठीक है, सुपर फीमेल सिंड्रोम इसको कहते हैं हम। बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये वाला जो सिंड्रोम होता है जेकब सिंड्रोम, ये किसे कहते हैं? जेकब सिंड्रोम किसको कहते हैं? जेकब सिंड्रोम किसको कहते हैं? हाँ, मेल में होता है, सुपर मेल कहलाता है, गुड आयुष शर्मा सरोज, बिल्कुल। अगला प्रश्न रहेगा, निम्न में से
उभयलिंगी है। ठीक है, ए ऑप्शन में मटर का पौधा, बी ऑप्शन में फीताकृमि, सी ऑप्शन में फ्री मार्टिन और डी ऑप्शन में ए एंड बी। बताएं भाई। ठीक है, उभयलिंगी का मतलब होता है हर्मेफ्रोडाइट। जो फीताकृमि होता है उसमें एक ही खंड में दोनों नर और मादा जेनाइटल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं उभयलिंगी या हर्मेफ्रोडाइट। फ्री मार्टिन आपको पता है मादा होती है जो बंध्य होती है। ठीक है, फ्री मार्टिन तो आपको पता है जब नर और मादा भ्रूण एक साथ, हाँ, गर्भ में पलते हैं तो नर के द्वारा मादा के हार्मोन को सप्रेस कर दिया जाता है। और खासकर फ्री मार्टिन के बनाने में कौन से हार्मोन का रोल होता है ये बताइए। फ्री मार्टिन के बनने में कौन से हार्मोन का रोल होता है? एंटी मुलेरियन हार्मोन, बिल्कुल ठीक है भाई सभी का, एंटी मुलेरियन हार्मोन जो कि नर के द्वारा स्रावित किया जाता है। जो चूंकि मुलेरियन डक्ट के द्वारा मादा जनन अंगों का विकास होता है और वुल्फियन डक्ट द्वारा नर जनन अंगों का विकास होता है, इसीलिए मुलेरियन के एंटी में चला गया हार्मोन कोई तो वो मुलेरियन डक्ट के विकास को रोक देगा, तो मादा जनन अंग नहीं बन पाएंगे, तो ऐसी मादा बंध्य हो जाती है। अगला प्रश्न आपसे रहेगा, बताएं मटर के पौधे के जो पुष्प होते हैं उसके नर जननांगों को काट देना क्या कहलाता है? भाई मेंडल ने नर जननांगों को काटा था, नर जननांग पुंकेसर कहते हैं या एंथर कहते हैं, उनको काटा था ताकि स्वपरागण नहीं हो सके। स्वपरागण को रोकने के लिए, बिल्कुल, इसको एमेस्क्यूलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एमेस्क्यूलेशन। और बचे हुए पुष्प को थैली से ढक दिया था, विपुंसन भी कहते हैं इसको। बचे हुए पुष्प को थैली से ढक दिया था, उस थैली से ढकने की क्रिया को क्या कहते हैं? उसको बैगिंग कहते हैं भाई, गुड, बैगिंग कहते हैं, बैंकिंग नहीं, बैगिंग। बैकिंग वाला बताए, एक बच्चा है बैगिंग, बताइए बैंकिंग सोडे का सूत्र क्या है? बैंकिंग सोडा वही बताएगा, बाकी मत बताओ। हाँ, हाँ ठीक है भाई, NaCO3 बता दिया आपने। अगला, रीसस शिशु। रीसस शिशु किसको कहते हैं? रीसस, ये RH फैक्टर है आपके, RH फैक्टर भर भर के है। तो जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटल, इसके कारण जो शिशु डेड हो जाता है उसको रीसस शिशु कहते हैं भाई। रीसस भाई मंकी में तो खोज की थी, लेकिन हाँ RH पॉजिटिव को नहीं कहते, ऐसे तो फिर हम पॉजिटिव है, हम सब रीसस शिशु हो गए। ये थोड़ी होता है RH पॉजिटिव को आप रीसस शिशु कह दोगे। अगला प्रश्न आप बताएंगे, मेंडल के प्रथम नियम, जिसको पता है कौन सा था? प्रभाविकता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और इसका अपवाद था अपूर्ण प्रभाविकता। अपूर्ण प्रभाविकता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बताइए इनकम्प्लीट डोमिनेंस की स्थिति, पहले तो बताइए इसकी खोज किसमें हुई थी, किसने की थी, किसमें की थी?
अपूर्ण प्रभाविकता की खोज किसने और किसमें की थी? कार्ल कोरेंस ने की थी और मिराबिलिस जलापा या गुलाबास में की थी। ठीक है, और इसकी F2PD में, हाँ, रेशो बताना है आपको। अपूर्ण प्रभाविकता की स्थिति में प्रवीण कुमार बिल्कुल ठीक है, रजनीश, अनुज, हाँ, 1-2-1। ठीक है, अगला, पशु का चित्त कबरा बनना। पशु का बच्चा या पशु चित्त कबरा बन रहा है तो बताइए किस कारण से बन रहा है वो? मेंडल के कौन से नियम का फेल्योर हो रहा है? प्रभाविकता के नियम का अपवाद हो रहा है यहाँ पर, कोडोमिनेंस, या फिर सह प्रभाविकता हो रहा है? लाल बाल वाले पशु का क्रॉस यदि सफेद बाल वाले क्रॉस पशु से कराते हैं तो क्या हो जाता है? RW, और इस स्थिति में रोन या चित्त कबरा बनता है। मेंडल के किस नियम का कोई अपवाद नहीं है? भाई गुलाबी तो देखो पुष्प में बनेगा, मेंडल के कौन से नियम का कोई अपवाद नहीं है? हाँ, पृथक्करण के नियम, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब अगला क्वेश्चन है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी स्वतंत्र अप्यूहन का नियम, और स्वतंत्र अप्यूहन का नियम का अपवाद है सहलग्नता। बताइए सहलग्नता की खोज किसने की थी? लिंकेज डिस्कवर्ड बाई, बताएं भाई, लिंकेज की खोज किसने की थी? बिल्कुल ठीक है, मॉर्गन ने की थी। और किसमें की थी? किसमें की थी? थॉमस हंट मॉर्गन ने की थी। गुड। किसमें की थी? ड्रोसोफिला में की थी। गुड। अगला प्रश्न, डार्विन ने उत्परिवर्तन को क्या कहा था? यानी म्यूटेशन, म्यूटेशन को डार्विन ने क्या कहा था? उत्परिवर्तन आपको पता है, अचानक होने वाले वंशागत परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। गुड पवन जमन, वेरी गुड। स्पोर्ट कहा था, स्पोर्ट कहा था। हाँ भाई देखिए, मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया देश के हेजेंडर प्रांत के सिलसिया गांव में हुआ था। और शुरुआत में एक गणितज्ञ थे। इन्होंने मटर के पौधे यानी कि पाइसम सेटाइवम, जिसको हम उद्यान मटर कहते हैं, उस पर कार्य किया था। गणितज्ञ थे, लेकिन इनको एक पादरी बनाया गया मठ का, और वहां पर इन्होंने आंगन में बहुत सारे मटर के पौधे लगाए हुए थे। और इनके द्वारा मटर के पौधे पर, हाँ, मर गया था, लेकिन मुनेश ही बताएगा। बताइए इन्होंने एक्सपेरिमेंट कब किए थे, कौन सी ईयर में किए थे? या फिर इनकी जो एक प्रकाशन हुआ था, इन्होंने एक पुस्तक या फिर पत्रिका पब्लिश करवाई थी, वो कब करवाई थी? मरने का तो पता है, 1884 में मर गया। बहुत अच्छा शब्द लिखा है। या 35 वाला कौन है? क्या साइमन कमीशन ला रहे हो क्या 1835? हाँ ठीक है भाई। और इन्होंने अपना जो पादपों में संकरण प्रयोग के नाम से इन्होंने अपना, हाँ ठीक है, मटर का पौधा चयनित करने का कारण भी आपको पता होगा। ये सब पुनः खोज 1900 में की गई थी। इनके नियमों की पुनः खोज 3 देशों के 3 वैज्ञानिक थे। तो बताइए इसमें जर्मनी का कौन था? हाँ, ब्रून शहर की जो पत्रिका थी,
जर्मनी का कार्ल कोरेंस था। गुड। गजेंद्र कुमार पुष्पट। ठीक है भाई। हाँ। अगला प्रश्न, ये दो गुणसूत्र है, यहां पर स्थित जीन आपस में क्या कहलाएंगे? इनको हम कह सकते हैं समजात गुणसूत्र। समजात गुणसूत्रों पर समान स्थल पर स्थित जीन के एकांतरित रूप क्या कहलाते हैं? समजात गुणसूत्र यानी होमोलोगस क्रोमोसोम। बिल्कुल, अजय शर्मा ने ए लिख दिया, एलिल यानी युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी। बताइए, मानव में गंजापन किसका उदाहरण है? मानव में गंजापन किसका उदाहरण है? बताएं भाई। लिंग प्रभावी, बिल्कुल लिंग प्रभावित। यहां पर उत्तर आएगा वाई क्रोमोसोम से है। सही है। वाई क्रोमोसोम के ऊपर क्या पाई जाती है? एक, हाँ, लिंग प्रभावित। अगला बताइए, पशु के प्रसव से लेकर के और सफलता पूर्वक कंसीव पशु हो गया तो इसके बीच का समय क्या कहलाता है? पशु के प्रसव से लेकर के और गलत है भाई, गर्भकाल थोड़ी है ये, ढंग से तो देखो। सर्विस पीरियड है। गुड, रजनीश का ठीक है, सर्विस पीरियड है। देखिए, प्रसव के बाद, प्रसव से लेकर के सफलतापूर्वक, हाँ, उसको बोलते हैं हम सर्विस पीरियड। अगला बताइए, निषेचन से लेकर के प्रसव तक का समय क्या कहलाता है? निषेचन से लेकर के प्रसव तक का समय क्या कहलाता है? बिल्कुल, गेस्टेशन पीरियड या गर्भकाल। अब प्रश्न ऐसे आ जाए, निम्न में से सर्वाधिक गर्भकाल किसका होता है? भैंस, गाय, ऊंटनी, हथिनी। बताइए, सबसे लंबा गर्भकाल किसका है? ओहो, अजय शर्मा बड़ा फास्ट आंसर दिया है। हाँ, ठीक है। यह प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, गर्भकाल के क्रम में लिखिए। तो ऐसे भी आ जाए, देखिए, जैसे हथिनी का ज्यादा, ऊंटनी, क्रम, भैंस, ठीक है, भैंस के बाद गाय। अब मैं चार पशु दे रहा हूं जिनको गर्भकाल के क्रम में जमाना आप। ठीक है, कुतिया, खरगोश, सुअर और बकरी, इनको गर्भकाल के घटते क्रम में जमाना है आपको। लिखो 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 बेटा। नहीं नहीं, DACB, DACB गलत है आपका तो। DCAB, DC, हाँ भाई। देखिए, बच्चों ने क्या शुरुआत में गलत बता दिया, एक दो ने, बाकी का तो ठीक है। सबसे ज्यादा गर्भकाल इसमें बकरी, घटते क्रम की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद आएगा सुअर, उसके बाद कुतिया और खरगोश। पता भी होना चाहिए आपको, 2 महीने 2 दिन, प्लस माइनस 2 दिन, 3 महीने 3 सप्ताह 3 दिन, या 111,
ठीक है, बकरी का 5 प्लस माइनस 5, खरगोश का 28 दिन, सबसे कम गर्भकाल है इसका। ठीक है, अगला प्रश्न बताएंगे आप। अगर मान लीजिए एनिमल कंसीव हो गया है, कंसीव होने के बाद उसका गेस्टेशन पीरियड शुरू हो गया, यानी इम्प्लांटेशन या आरोपण भी हो गया, तो इसमें आरोपण में बताइए कौन सा यूट्रस का स्राव होता है जो हेल्प करता है। गर्भाशय की एंडोमेट्रियम का कौन सा स्राव इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है, आरोपण में हेल्प करता है। बिल्कुल गर्भाशय का दूध, या इसको हिस्टोट्रॉफ कहते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, आपको याद है। यूट्राइन मिल्क, यूट्राइन मिल्क या उसको हम हिस्टोट्रॉफ कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, शंकर ओज या सरोज साल्वी, रामविलास। ठीक है भाई, हिस्टोट्रॉफ। हेट्रोसिस शब्द किसने दिया था? हेट्रोसिस शब्द किसने दिया था? मिल्क यूरिन, ये क्या लिख रहे हो? सल ने दिया था, बिल्कुल सही है, सल। और बताइए, बारंबार इनब्रीडिंग के कारण जो संतान होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, उसको क्या कहते हैं? बार बार इनब्रीडिंग होने से, अंतः प्रजनन होने से, निकट संबंधियों में ब्रीडिंग होने से संतानें कमजोर, क्षीण। बिल्कुल सही है बिट्टू रानो, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। गुड, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और इसी को हम अंतः प्रजनन अवसादन भी कहते हैं। ठीक है, और हेट्रोसिस जो होता है इनब्रीडिंग का उल्टा होता है। उसमें क्या होता है, दूर स्थित जीन निकट आते हैं, जिससे नई विशेषताएं, नए लक्षण, नए गुण, ताकत, ओज, एंटीबॉडी का ही बस एंटीबॉडी, बाकी कुछ नहीं। ताकत, ओज, गुण सब ज्यादा हो जाते हैं किसमें? हेट्रोसिस, या उसको हाइब्रिड विग्योर, हाइब्रिड विग्योर कहते हैं उसको। ठीक है भाई, अगला प्रश्न बताएं, केटल और याक के क्रॉस से क्या बनता है? केटल और याक, आपको पता है ये? हाँ, अमित संयुक्त मजदा पढ़ता, अमित शर्मा, कुलदीप, नरेंद्र, अजय। पीनू बनता है, पीनू बनता है। एक बिट्टू का सही है, बाकी सबका गलत है। ठीक है, वो हमने याक की बात की है भाई। कैटल हो तो कैटल और बफेलो से बनेगा ना। दिख नहीं रहा है आपको? देखो, रटो मत। कैटल का कैटल आ गया, बफेलो का ओलो आ गया, कैटेलो। कैटल बफेलो कैटेलो, कैटल बफेलो कैटेलो। ठीक है, अगला बताया आप। ये प्रजातीय संकरण का उदाहरण है, बताइए इससे क्या बन गया? तो देखिए, नर का शुरुआत का हिस्सा उठा लो, टाइगोन, ये यहां से उठा लो, टीआईजी यहां से उठाया, टाइगोन। बस जो मिलते जुलते नहीं है वो ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। जैसे लॉयन को आपने नर ले लिया, ये मेल हो गया, और टाइगर मतलब लॉयन का तो, शेर का तो नर, और इस पीछे जो आती है वो खासकर फीमेल ही होती है ना। ये आगे नर है, पीछे नारी है, तो ये नर नारी, नर नारी। तो नर का ले लिया आगे का हिस्सा, और नारी का ले लिया पीछे का हिस्सा, लाइगर। ये बन गया लाइगर, लॉयन और टाइगर से लाइगर बन गया। इतना सिंपल है, आप लोग भी क्या करते हो? तो बताइए, प्रजातीय संकरण का ऐसा उदाहरण बताइए जो वन्य होता है और हमको जनरली दिखाई दे जाता है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बहुत ज्यादा मेहनती होता है। खच्चर, बिल्कुल ठीक है। म्यूल और हिन्नी दोनों ही।
म्यूल। तो गजेंद्र, पुष्पर, निशा जाट, वर्षा, हरभजन, हेमा, तुषार योगी, बताइए इस म्यूल में नर कौन होता है? म्यूल के बनाने में नर किसका होता है? राहुल, म्यूल के बनने में नर किसका होता है? बिल्कुल ठीक है, गधा होता है, गधा। हाँ। अगला प्रश्न, ग्रेडिंग अप कितनी पीढ़ियों के बाद हो जाता है? ग्रेडिंग अप, या इसको हिंदी में कहते हैं क्रमोन्नयन, या क्रमोन्नति कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, 7 से 8 पीढ़ियों में हो जाता है। अगला प्रश्न रहेगा आपसे, बताइए किसी जीव को उसके बाहरी लक्षणों के आधार पर आप चयन कर रहे हो तो उसको किस प्रकार का सिलेक्शन कहते हैं? उसको किस प्रकार का? केवल बाहरी लक्षणों या गुणों के आधार पर। बिल्कुल, उसको फिनोटाइपिक भी कहते हैं, उसको मास सिलेक्शन भी कहते हैं, उसको इंडिविजुअल सिलेक्शन भी कहते हैं, व्यक्तिगत चयन भी कहते हैं। और मॉर्फोलॉजिकल, अगर किसी जीव को उसके रिश्तेदारों के आधार पर चयनित किया जाता है, रिश्तेदारों के आधार पर, तो इसको कौन सा सिलेक्शन कहते हैं? वो तो मॉर्फोलॉजिकल हो गया भाई। देखो, लाक्षणिक चयन, व्यक्तिगत चयन, मॉर्फोलॉजिकल सिलेक्शन। बिल्कुल ठीक है, इसको हम फैमिली सिलेक्शन कहते हैं, फैमिली सिलेक्शन कहते हैं। बिल्कुल, बताइए इसमें 2 प्रकार के होते हैं, हाफ सिप और फुल सिप। बताइए फुल सिप सिलेक्शन किस में किया जाता है? खासकर किसके लिए फुल सिप सिलेक्शन जरूर इंपोर्टेंट है, या किस में किया जाता है? हाफ सिप तो मैं बता देता हूं, हाँ, सुअर, ये किया जाता है सुअर और मुर्गी में। हाफ सिप तो गाय भैंसों में किया जाता है। ठीक है भाई। हाफ सिप का मतलब होता है वन पेरेंट कॉमन, वन पेरेंट कॉमन, यानी कि या तो मां समान हो या पिता समान हो, दोनों में से कोई एक संतान का कोई एक कॉमन हो। जैसे मान लीजिए 2 बच्चे हैं, इन दोनों के माता पिता अगर बिल्कुल एक हैं तो इसका मतलब हो गया वो फुल सिब है, वो सगे हैं, सगे भाई बहन। लेकिन सगे में और सौतेले में फर्क क्या होता है कि सौतेले में कोई एक अलग होता है, चाहे बाप अलग हो। तो यहाँ जेनेटिक्स की भाषा में हम सौतेले को, सौतेले का मतलब एक पेरेंट अगर कॉमन नहीं हो, एक पेरेंट दूसरा हो, जैसे बाप समान था और माएँ अलग अलग थी, तो इस प्रकार के जो भाई पैदा होंगे उनको हम हाफसिप कहते हैं। ठीक है। हाँ भाई, बुल इज हाफ ऑफ हर्ड, यानी सहोदर तो उसको बोलते हैं बेटा जो अभिषेक, जो बिल्कुल एक ही पेट से पैदा होते हैं। अगला प्रश्न बताएंगे, हाफसिप सिलेक्शन, हाफसिप में कितनी जीन समान होती हैं? हाफसिप में कितने % जीन समान होती हैं? बताएं भाई, हाफसिप में कितने % जीन समान होती हैं? 25%, बिल्कुल ठीक है, 25% जीन समान होती है। और अगला प्रश्न आपसे रहेगा, डीएनए में वे स्थान जहां पर उत्परिवर्तन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता उनको क्या कहते हैं, या इस प्रकार का उत्परिवर्तन क्या कहलाता है? ठीक है गोकुल, अब टाइप मत करो, ये वाला बताओ। राहुल, हरभजन, हेमा, हंसराज, झिंगर, साइलेंट म्यूटेशन। गुड, अभिषेक का सबसे पहले आंसर आया भाई। साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं जिसके कारण कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 1 मोल एटीपी से कितनी ऊर्जा मिलती है? बिल्कुल,
बताएं भाई, 1 मोल एटीपी से कितनी ऊर्जा मिलती है? बिल्कुल 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती। अगला, ब्रेडिपनिया का मतलब क्या है? ब्रेडिपनिया, ब्रेडिपनिया, ब्रेडिपनिया का मतलब क्या है? थोड़ा सा लिखना तो पड़ेगा, लेकिन बता सकते हो आप चाहो तो। बिल्कुल, रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाएगी, श्वसन दर घट जाएगी, तो उसको बोलते हैं ब्रेडिपनिया। शरीर का सबसे जटिल ऊतक कौन सा है? शरीर का सबसे जटिल ऊतक बताइए, जटिल ऊतक कौन सा है? अगला, तंत्रिका ऊतक सही है भाई, तंत्रिका ऊतक। अपने जो सीसा संचयक सेल होता है, बैटरी आती है, इन्वर्टर की बैटरी, ठीक है, उस बैटरी में किस धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दे रहा हूं आपको। इनमें से बताओ। लेड, बिल्कुल ठीक है, लेड का उपयोग किया जाता है। लेड की पॉइजनिंग को क्या कहते हैं? इसकी विषाक्तता को क्या कहते हैं? इसकी विषाक्तता को क्या कहते हैं? लेड की पॉइजनिंग को क्या कहते हैं? ठीक है, प्लम्बिज्म कहते हैं। और इस लेड से एक टांका लगाने की एक मिश्र धातु बनाई जाती है, जिससे टांका लगाया जाता है, उस मिश्र धातु को क्या कहते हैं? उस निशा जाट, विमलेश कुमारी, मनोज चौधरी, उस मिश्र धातु को क्या कहते हैं जो लेड से बनती है? बिल्कुल, उसको सोल्डर कहते हैं। ये मनोज चौधरी ने बिल्कुल सही बताया, सोल्डर कहते हैं उसको, जिससे टांका लगाया जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक किसे कहा जाता है? रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक कहा जाता है, किसको कहा जाता है? फादर ऑफ एंजियोलॉजी। बिल्कुल, राजकुमार ने तो आंसर भी दे दिया। फादर ऑफ एंजियोलॉजी किसे कहते हैं? विलियम हार्वे को कहते हैं भाई, विलियम हार्वे को कहते हैं। अगला प्रश्न बताएंगे आप। बयालीस जोड़ी स्पाइनल नर्व किस जंतु में होती है? 42 जोड़ी तंत्रिका, बिल्कुल घोड़े में होती हैं। और मानव में कितने जोड़ी होती है, ये भी बताओ साथ में। सरोज सालवी, हेमा रामविलास, अजय शर्मा, निशा जाट, अमित शर्मा, नितिन यादव, राजकुमार, पवन बनवारी, अनुज, तुषार, नितिन, प्रवीण, हेमा, संजय। ठीक है भाई, गुड। और गाय में कितने जोड़ी तंत्रिका, मेरु तंत्रिका होती हैं? जगमाल यादव, सरोज सालवी, बताएं भाई। गाय में 37, 37, ये 36 बताया था एक बच्चे ने, वो ध्यान रख लेना, उसको करेक्ट कर लेना। गाय में। अगला प्रश्न रहेगा आपसे, मृत्यु के बाद शरीर का ठंडा हो जाना, वर्षा, हाँ डॉग में है वो। मृत्यु के बाद शरीर का ठंडा हो जाना क्या कहलाता है? हाँ, गुड, एल्गर मोर्टिस होता है वो। ठीक है, अब मृत्यु के बाद संकुचन आ जाना क्या क्या कहलाता है? वो राइगर मोर्टिस कहलाता है।
राइगर मोर्टिस कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न बताएंगे, किसी पेशी को बार बार काम में लेने से उसका साइज बढ़ जाता है, उसको क्या कहते हैं? किसी पेशी को लगातार काम में लेने से पेशी कोशिका का साइज बढ़ता है, और कोशिका के साइज बढ़ने से, हाँ, उसको हाइपरट्रॉफी कहते हैं। अरे यार आयुष गलत तेरा, हाइपरट्रॉफी कहते हैं, एट्रोफी थोड़ी। एट्रोफी का मतलब घटना, हाइपरट्रॉफी का मतलब बढ़ना, हाइपर मतलब बढ़ना। अगला प्रश्न बताइए, नाशपाती की आकृति की कोशिकाएं कौन से टिश्यू में होती है? नाशपाती जैसी जो सेल्स होती है वो कौन से ऊतक में होती हैं? कौन से उपकला ऊतक में होती है? बिल्कुल ट्रांजिशनल। मैंने ऊतक का नाम पूछा है तो उपकला, अंतर्वर्ती उपकला में जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो कि यूरिनरी सिस्टम में पाया जाता है, हाँ, जो क्या है, साइज बढ़ने के लिए जिम्मेदार है। ये जो नाशपाती की आकृति की कोशिकाएं खिंच करके ऐसी बन जाती है, अरे मूत्राशय में जब मूत्र बढ़ता जाता है तो ये साइज बढ़ाता है, साइज बढ़ाता है तो ये कोशिकाएं ये फूली हुई होती है जो ऐसे खिंच करके ऐसे हो जाती है, क्योंकि ट्रांजिशनल एपिथेलियम या अंतर्वर्ती उपकला में खिंचाव का गुण या फिर स्ट्रेचेबल होता है। जैसे कपड़े आते हैं ना स्ट्रेच वाले, ऐसे स्ट्रेचेबल होता है, इसीलिए तो हम काफी देर तक, जैसे अब सुबह से कई बच्चे हैं परेशान हो रहे होंगे तो उनका यूरिनरी ब्लैडर ऐसे, कोई बात नहीं, परेशान मत हो। संयोजी ऊतक की उत्पत्ति किस भ्रूणीय स्तर से होती है? संयोजी ऊतक की उत्पत्ति किस भ्रूणीय स्तर से होती है भाई? बताए, मीजोडर्म से हुई है। ठीक है, बताइए वसा का पाइशीकरण कौन करता है? कौन सा? वसा का पाइशीकरण का मतलब इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कौन करता है? बाइल, गुड। बाइल में देखिए, बाइल पिगमेंट होता है, बाइल साल्ट होता है, बाइल का निर्माण लिवर की सेल्स या हेपेटोसाइट्स के द्वारा किया जाता है, और ये इकट्ठा गॉल ब्लैडर में होता है। गॉल ब्लैडर में कभी कभी पथरी हो जाती है जिसको गाल स्टोन कहते हैं। गाल ब्लैडर किस किस में नहीं होता ये भी ध्यान रखना है आपको। और गाल ब्लैडर में भरा हुआ बाइल फैट का पाइसीकरण इमल्सिफिकेशन करता है, और इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है वसा की बड़ी गोली का छोटी छोटी गोलियों में तोड़ देना। अब इन छोटी छोटी गोलियों पर किसका एक्शन तेजी से होता है? लाइपेज एंजाइम का एक्शन तेजी से होता है। अगला प्रश्न बताइए, जी कोशिकाएं कौन सा हार्मोन निकालती है? जी सेल्स, जी सेल्स। हाँ बिल्कुल सही है। किस पशु को अपन यूरिया फीडिंग नहीं करवाते हैं? बताएं भाई, यूरिया फीडिंग किसको नहीं करवाते हैं? बिल्कुल बकरी को नहीं करवाते हैं। अगला, हाँ, मूत्र में मवाद की उपस्थिति क्या कहलाती है? मूत्र में मवाद की उपस्थिति क्या कहलाती है? बिल्कुल पायूरिया कहलाती है। घोड़े की सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? घोड़े की सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? बिल्कुल पैरोटिड। मेन कौन लिख रहा है? पैरोटिड। अगला बताएं, किस प्रजाति में फ्लेमान रिएक्शन नहीं पाई जाती? फ्लेमान रिएक्शन तो जानते होंगे, सूर्य की तरफ मादा के वल्वा को, या फिर, हाँ,
यूरिन को सूंघ करके फिरोमोन्स डिटेक्ट करने के लिए ये सांड क्या करते हैं, ऊपर मुंह करते हैं, अरे ऊपर के होंठ को ऐसे खींचते हैं ताकि वोमेरो नेजल ऑर्गन है, जेकबसन का अंग है, वहां तक गंध को पहुंचाया जा सके। इसको बोलते हैं फ्लेमान रिएक्शन। ठीक है, तो आपके जो एलएसए वाले कॉलेजों में इन चीजों को हंस हंस के बताया जाता है कि सूर्य से परमिशन लेता है इस तरह से। ठीक है, क्योंकि हर चीज का अपना एक महत्व होता है। आपको जब घुसते हो, एंट्री मारते हो ना, तो ये चीजें ही बड़ी। अगला प्रश्न बताएं, क्यूबोनी टेस्ट किसमें किया जाता है? क्यूबोनी टेस्ट, क्यूबोनी टेस्ट किसमें किया जाता है? घोड़ी में किया जाता है और गर्भावस्था का परीक्षण है। कौन से हार्मोन के स्तर की जांच की जाती है? हाउस नहीं निशा, हॉर्स। हाँ ठीक है भाई। कौन से? एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन वाले सब गलत है। क्यूबोनी टेस्ट में अब आप सोचोगे कि सर ये तो प्रेगनेंसी वाला हार्मोन, तो बेटा एस्ट्रोजन का स्तर घटता है, ठीक है ना। हाँ, तो घटे हुए लेवल को डिटेक्ट किया जाता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इस तरह से नेगेटिव फीडबैक से चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न बताएं, गाय की किस नस्ल में नेवल फ्लैप एब्सेंट होता है? नेवल फ्लैप किस में एब्सेंट होता है? बिल्कुल हरियाणा, हरियाणा, गुड। अगला प्रश्न, कौन सी ग्रंथि मूत्राशय की गर्दन पर या यूरिनरी ब्लैडर पर स्थित होती है? और दो प्रश्न और बता जाओ, फिर आज का ऑफ करते हैं। गुड, जगमाल, रजनेश, बिट्टू, गुड। प्रोस्टेट है, लास्ट है फीमेल में, वल्वा में वेस्टिब्यूल के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है पतली, उसको क्या कहते हैं? महेश, पवन, मनोज, हंसराज, विमलेश कुमारी, बहुत ही अच्छी तैयारी हो गई है आपकी। और अब दिन भर ऐसे ही पढ़ते रहना, फिर कल मिलते हैं अपन। गोकुल, बिल्कुल हाईमन कहते हैं उसको। अजय शर्मा, सभी का सही है। गुड, ठीक है भाई, बहुत है।